चलिए सीधे चलते हैं 1975 के उस दौर में, जहां एक झटके में पूरे देश का लोकतंत्र थम सा गया था। जरा सोचिए उस भारत की स्थिति। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा और एक ऐसा माहौल जहां स्वतंत्र आवाजों पर अचानक से एक बड़ी सी रोक लग गई थी। ये वो समय था जिसे आपातकाल या इमरजेंसी कहा जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी दौर की एक ऐसी कहानी खंगालने वाले हैं जिसे 1975 का आधी रात का अंडरग्राउंड कहा जाता है। ये सिर्फ कोई नाम नहीं है, बल्कि उस घने अंधेरे में जलाई गई एक गुप्त मशाल की कहानी है, जो हमें ये दिखाती है कि जब सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है तो प्रतिरोध अपना रास्ता कैसे निकाल ही लेता है। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि ये सब थोड़ा ड्रामेटिक लग रहा है ना? पर सच कहूं तो जब हम उस समय के असली दस्तावेजों को देखते हैं तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उस दौर की सच्ची घटनाएं किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थीं। मतलब लिटरली छिपकर काम करना, भेस बदलना, पुलिस की आंखों में धूल झोंकना और रात के अंधेरे में खतरनाक मिशंस को अंजाम देना, ये सब कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि उस समय की एक सच्ची हकीकत थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसने इस थ्रिलर की शुरुआत की। प्रेस पर पहरा। साल था 1975-76। देश में बहुत ही सख्त प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ थे सरकारी अखबार, जहां हर एक लाइन, हर एक शब्द पूरी तरह से सेंसर और कंट्रोल किया हुआ था। और दूसरी तरफ थी सत्यवाणी, एक अंडरग्राउंड न्यूज़लेटर। जब आधी रात को पूरी दुनिया सो रही होती थी, तब कुछ पुरानी प्रिंटिंग प्रेसों की बंद दीवारों के पीछे दबे पांव ये पर्चे छपते थे। बाहर पुलिस की गाड़ियां गश्त कर रही हैं और अंदर एकदम खामोशी से सच को कागज पर उतारा जा रहा है। अब यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये जो सत्यवाणी छाप कहे थे, ये कोई पेशेवर अपराधी या गुंडे नहीं थे। ये आम छात्र और वो नेता थे जो पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। ये वो लोग थे जो जेल जाने का रिस्क उठा रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि जो खबरें दबाई जा रही हैं वो किसी तरह से जिंदा रहें और लोगों तक पहुंचें। अब सिर्फ पर्चे छापने से तो काम चलने वाला था नहीं, इसके लिए एक जबरदस्त खुफिया नेटवर्क और भेस बदलने की कला की जरूरत थी। और यहीं पर इस पूरी कहानी में एंट्री होती है मास्टरमाइंड जॉर्ज फर्नांडिस की। उन्होंने बहुत जल्दी ये समझ लिया था कि बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ बयानों से कुछ नहीं होगा। काम को जमीन पर अंजाम देने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। कभी वो एक सरदार जी बन जाते, कभी एक आम मजदूर का रूप ले लेते, तो कभी सीधे एक साधु का चोला पहन लेते। इन बदलते रूपों के जरिए उन्होंने अधिकारियों की नाक के नीचे से एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड नेटवर्क खड़ा कर दिया। मतलब पुलिस उनके बगल से गुजर जाती थी और किसी को जरा भी शक नहीं होता था। इसी नेटवर्क के दौरान एक बहुत ही मशहूर घटना हुई जिसे बड़ौदा डायनामाइट केस के नाम से जाना जाता है। इसे विरोध दर्ज कराने के एक बहुत ही अलग तरीके के रूप में डिजाइन किया गया था। टारगेट थे सरकारी इमारतें और रेलवे ट्रैक्स। लेकिन यहाँ तथ्यों को निष्पक्षता से समझना बहुत जरूरी है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार इस योजना का मकसद किसी की जान लेना बिल्कुल नहीं था। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, व्यवस्था के अंदर एक शौक और डर पैदा करना, ताकि ये मैसेज जाए कि लोग इस सेंसरशिप को चुपचाप सहने वाले नहीं हैं। तो धमाके तो अपनी जगह थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि खबरों की अनोखी तस्करी आखिर होती कैसे थी। देखिए, हर चौराहे पर पुलिस थी, तो बैन किए हुए न्यूज़लेटर्स बांटे कैसे जाएं? इसके लिए आम जनजीवन का बहुत ही क्रिएटिव इस्तेमाल किया गया। सुबह सुबह जब दूध वाले आते थे, उनके डिब्बों के ठीक नीचे गुप्त पर्चे चिपका दिए जाते। सब्जी की टोकरियों में गोभी और आलू के ढेरों के नीचे खबरें छिपाई जाती थी। और तो और साइकिल के कैरियर के बीचों बीच इन्हें बड़ी ही चालाकी से फंसा दिया जाता था। सोचिए, आपके घर दूध या सब्जी आ रही है और उसी के साथ एकदम सुरक्षित तरीके से आज़ाद खबरें भी पहुंच रही हैं। ये सब सुन के लगता है ना कि ये रचनात्मक हिम्मत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। तो चलिए आपको एक बहुत ही सस्पेंस भरा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक बड़े अंडरकवर नेता भेस बदलकर एक भारी सा थैला लिए जा रहे थे। तभी अचानक गश्त लगाती हुई पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोक लिया। माहौल एकदम टाइट हो गया। पुलिस को पूरा यकीन था कि इस भारी थैले में या तो कोई बम है या फिर सरकार के खिलाफ छपे हुए गैर कानूनी दस्तावेज। सबकी सांसें अटक गई। अब जरा सोचिए, आखिर पुलिस को उस थैले के अंदर मिला क्या होगा? जब वो थैला खुला तो पुलिस को उसमें मिले सिर्फ भुने हुए चने और कुछ बेहद पुराने फटे पुराने कपड़े। जी हाँ, बस इतना ही। कोई हथियार नहीं, कोई पर्चा नहीं। पुलिस भी एकदम कंफ्यूज्ड और निराश हो गई। उन्होंने सोचा कि ये कोई आम और बेचारा नागरिक है और उसे वहां से जाने दिया।
लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। और यही आता है इस थ्रिलर का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस ने जो पुराने कपड़े देखे थे, उनका असली राज उनकी अंदरूनी सिलाई में छिपा था। विश्वास मानिए, उन कपड़ों की सिलाई के ठीक अंदर देश भर के बड़े नेताओं के गुप्त संदेश और आगे की पूरी रणनीतियां सिली हुई थी। पुलिस उस राज को अपने हाथों में लेकर भी नहीं पकड़ पाई। ये उस समय की रचनात्मकता और प्रेजेंस ऑफ माइंड का एक ऐसा उदाहरण है जो सच में हैरान कर देता है। छिपने का, भेष बदलने का और विरोध का ये जो पूरा सिलसिला था, वो चला पूरे 21 महीने तक। जी हाँ, 21 महीने बाद आखिरकार इमरजेंसी का वो दौर समाप्त हुआ। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या थी? जब इसके बाद चुनाव हुए, तो वही लोग जो कल तक भेष बदलकर घूम रहे थे, साइकिलों पर पर्चे बांट रहे थे, जो जेलों में थे, वही भारी बहुमत से चुनाव जीतकर वापस लौटे। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। इतिहास का ये पन्ना हमें क्या सिखाता है? ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि जब भी किसी समाज की आवाज़ को पूरी तरह से दबाने की कोशिश की जाती है, तो वो उस समाज की रचनात्मक हिम्मत को खत्म नहीं करता, बल्कि उसे एक नई धार देता है। दमन हमेशा वापस लड़ने के नए, अनोखे और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीकों को जन्म देता है। 1975 का वो आधी रात का अंडरग्राउंड इसी मानवीय भावना का एक जीता जागता सबूत है। इस बारे में जरा जरूर सोचिएगा कि आखिर आवाजों को दबाना कितना मुमकिन है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।